देश की संसद में 33% महिला आरक्षण को 2029 से लागू करने वाले 3 बिलों को पेश करने के बाद चर्चा शुरू हुई तो सबसे ज्यादा विरोध परिसीमन को लेकर हुआ। विपक्ष का कहना है कि सरकार परिसीमन को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है। पंजाब में भी इस मुद्दे पर राजनीति गर्मा गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत कई नेताओं ने जनसंख्या के आधार पर होने वाले परिसीमन पर सवाल उठाए हैं। वहीं केंद्र सरकार का कहना यह है कि इसमें किसी भी तरह का राजनीतिक एजेंडा नहीं है। हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए। लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन दोनों मुद्दों पर सियासत गर्मा गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 36 मिनट के संबोधन में साफ संदेश दिया कि महिलाओं के हक में अब कोई देरी नहीं होगी और अगर किसी ने इसमें रुकावट डाली तो उसके नतीजे गंभीर होंगे। मैं राजनीतिक जीवन में जो लोग प्रगति चाहते, मैं किसी भी सांसद की बात करता हूं, किसी भी एमएलए की बात करता हूं, ये दल वो दल की बात मैं नहीं कर रहा हूं। जो भी राजनीतिक जीवन में सफलतापूर्वक आगे बढ़ना चाहते हैं उनको ये मान के चलना पड़ेगा कि पिछले 25-30 साल में लाखों बहनें ग्रास रूट लेवल पर लीडर बन चुकी हैं। अब उनके अंदर सिर्फ यहां 33% का नहीं, वहां भी वो आपके फैसलों को प्रभावित करने वाली है और इसलिए जो आज विरोध करेंगे उसको लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी, लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी। और इसलिए राजनीतिक समझदारी भी इसी में है कि हम ग्रासरूट लेवल पर महिलाओं की जो पॉलिटिकल लीडरशिप खड़ी हुई है उसको आपने अब कंसीडर करना पड़ेगा। महिला आरक्षण लागू होने को लेकर पीएम ने भरोसा दिलाया कि किसी भी राज्य के साथ नाइंसाफी नहीं होगी और परिसीमन को लेकर उठ रहे सवालों पर उन्होंने कहा कि राज्यों का प्रतिनिधित्व संतुलित ही रहेगा। चाहे कश्मीर हो या कन्याकुमारी, हम टुकड़ों में न सोच सकते हैं न टुकड़ों में हम निर्णय कर सकते हैं और इसलिए निराधार रूप में, जिसमें कोई सच्चाई नहीं, रत्ती भर सच्चाई नहीं है, सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए जो बवंडर खड़ा किया जा रहा है, मैं आज बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस सदन में इस पवित्र जगह से कहना चाहता हूं, चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, छोटे राज्य हो, बड़े राज्य हो, मैं आज एक जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। ये निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। लेकिन पंजाब में इस मुद्दे ने अलग ही सियासी रंग ले लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने परिसीमन को लेकर साफ कहा है कि ये ताज़ा जनगणना के आधार पर ही होना चाहिए और इसमें किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। साथ ही महिला आरक्षण का समर्थन करते हुए उन्होंने मांग रखी कि इसे मौजूदा 543 सीटों पर ही लागू किया जाए। बर्थर कर दा 33% 543 जो दे दो, पहला 543 जो दे दो ना, 33% सानू कोई प्रॉब्लम नहीं। पर जे तुसीं 850 कर रहे हो, असल दे विच जे तुसीं कहंदे हो 1.5 गुना बढ़ाती तो सारे स्टेट दियां 1.5 गुना सीटां बढ़ा दो। जिहड़ा 13 वाला है 20 ते लै जाओ पंजाब नूं, ठीक है जी। जे 85 वाला है उन्होंने 120 ते लै जाओ, 85 वाले नूं 140 ते लेके जा रहे हैं, 42 वाले नूं तुसीं 58-60 ते लै जाओ, नहीं लेके जाते उन्होंने 42 वाले नूं 52-53 ते। कारण कि जिथों असीं जितदे हां उत्थे वध जाण ते जिथों असीं नहीं जितदे उत्थे घट रख ले जाण। एक गलत नीयत नाल नहीं होना चाहिए। वहीं शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने परिसीमन पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ होगा और अगर सीटें बढ़ानी हैं तो सभी राज्यों में एक समान प्रतिशत से बढ़ाई जाएं।
मैं बड़ा क्लियर है, ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਸੈਟਅਪ ਹੈ, ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਵਿਮਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 100% ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ SGPC ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ही ਅਸੀਂ करा ली थी। इस बीच महिला आरक्षण को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। पंजाब महिला आयोग की चेयरमैन राज लाली गिल ने सरकार से टाइमलाइन तय करने की मांग की है। और बात यह है सिर्फ कि अगर हम ये देखें ना, डिले जस्टिस जो होता है ना, कि तब करेंगे हम इम्प्लीमेंटेशन इसका, तो डिले जस्टिस इज एब्सोल्युटली डिनायल ऑफ द राइट्स, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं, ज़रूर है कि विमेन को इसकी फ़ायदे बहुत है, हमारी रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगी। और रिप्रेजेंटेशन हमारी एक तय नहीं करिए कि 33%, उसको तय मत करिए। हम बराबर हैं और हक भी हमको बराबर मिलना चाहिए। एनी हो स्टार्ट आप कर रहे हैं 33% से, तो ऑनेस्टली उस चीज़ को करिए, ना कि उसको एक टोकन दे दिया है सिर्फ एक देखने के लिए कि हम दे रहे हैं ये चीज़, सिर्फ एक अपनी वाहवागिरी करने के लिए मत करें। आपको बता दें कि लोकसभा में अगर 33% महिला आरक्षण लागू हुआ तो 543 में से करीब 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। पंजाब में भी कई सीटों पर महिला उम्मीदवार अनिवार्य हो जाएंगी और इसके चलते टिकट बंटवारे में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। वहीं परिसीमन के बाद पंजाब में सीटों की संख्या में बदलाव संभव है। जनसंख्या के आधार पर नई सीमाएं बनेंगी, जिससे पंजाब का प्रतिनिधित्व घटने का डर है। महिला आरक्षण को लागू करने के लिए लाए गए 3 बिलों पर लोकसभा में वोटिंग शुक्रवार को होगी, फिर बिलों पर राज्यसभा में चर्चा होगी। इन सबके बीच बड़ा सवाल यही है कि क्या महिला आरक्षण समय पर लागू होगा और क्या परिसीमन सियासी संतुलन बनाए रख पाएगा, या फिर ये मुद्दा आने वाले चुनावों में सबसे बड़ा सियासी हथियार बन जाएगा। आज तक ब्यूरो। उसको नजर न लग जाए। महिला आरक्षण के मुद्दे पर जहां विपक्ष सरकार के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है, वहीं परिसीमन को लेकर उसका विरोध भी साफ नजर आ रहा है। और यही वजह रही है कि सदन में चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने परिसीमन को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने साफ कहा कि परिसीमन के लिए मौजूदा नियमों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। मैं स्पष्टता से कह देता हूं कि ये डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट तभी लागू होगी जब पार्लियामेंट इसको स्वीकार करके करेगी और राष्ट्रपति महोदय इस पर अपना मंजूरी का मोहर लगाएंगी। तो ये 2029 के पहले होने का सवाल नहीं है। 29 तक भी जो चुनाव होंगे वो सारे पुरानी सीटों पर ही होंगे, पुरानी व्यवस्था में होंगे। तो अखिलेश जी को भी डरने की जरूरत नहीं है। पंजाब में परिसीमन से क्या पंजाब की राजनीतिक ताकत कम हो जाएगी? एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर सीटें पूरी तरह जनसंख्या के आधार पर तय की जाती हैं तो पंजाब जैसे राज्यों की हिस्सेदारी पर असर पड़ सकता है। और यही वजह है कि आज संसद में डीलिमिटेशन का आम आदमी पार्टी के सांसद मालविंदर सिंह कंग ने जमकर विरोध किया। मेरा इस गल ते विरोध है कि जेड़ा डीलिमिटेशन बिल लेके आई है सरकार, ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਔਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਦੂਜਾ, डिलिमिटेशन एक्ट के राही, क्योंकि सरकार को मेजोरिटी है, सानू खदशे आ कि जड़ियां असैंबली दियां लिमिटेशन है या पार्लीमेंट दी लिमिटेशन है, ਉਹਦੇ अपने तरीके नाल अपने राजनीतिक हितां नू साधन दे हिसाब नाल ਉਹਦੀ सीमाबंदी कीती जा सकती है। इस करके ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ विरोध करते हैं। और पंजाब में विधानसभा चुनावों से लेकर अकाली दल और आम आदमी पार्टी में AI मीम वॉर जारी है। इसी बीच शिरोमणि अकाली दल ने एक AI वीडियो जारी करके सीएम भगवंत मान पर निशाना साधा है। अकाली दल ने जो वीडियो जारी किया है उसमें भगवंत मान को श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी को लेकर विधानसभा के विशेष सत्र में 13 अप्रैल को लाए गए संशोधित कानून को पेश करने से पहले शराब पीते हुए दिखाया गया है और उसके बाद दिखाया गया है कि वो इसी हालत में पंजाब विधानसभा पहुंचते हैं। हालांकि जब ये संशोधित कानून सदन में पेश किया गया था तब वहां कई धर्मगुरु मौजूद थे।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बटाल में 176.91 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की शुरुआत की है। इसके तहत सीएम मान ने नगर निगम बटाला के अधीन 95 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का शुभारंभ भी किया और पंजाब मंडी बोर्ड के अधीन लगभग 16 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों की भी शुरुआत की। वहीं लोक निर्माण विभाग के अधीन लगभग 65 करोड़ रुपए की राशि से बनने वाली सड़कों की नींव का पत्थर रखा। इस दौरान सीएम भगवंत मान ने विपक्ष को घेरा। सीएम मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी स्टेज के विकास की बात करती नजर आती है, जबकि अकाली दल डायनासोर की। आज आम आदमी पार्टी की स्टेज तो गल्लां कर रहे हैं सड़कां नवीं बनाउण दियां, गल्लां कर रहे हैं आम आदमी क्लीनिक च थोड़ा इलाज कराउण दियां, गल्लां कर रहे हैं 10 लाख वाला कार्ड थोड़े घरे पहुंचाउण दियां, गल्लां कर रहे हैं मावां धीआं नूं 1000 रुपया ते 1500 रुपया दिवाउण दियां, गल्लां कर रहे हैं टोल प्लाजे हटाउण दियां, गल्लां कर रहे हैं शहीद फौजी दे घरे 1 करोड़ रुपये की मदद कराउण दियां, ते उधर की गल्लां कर रहे कांग्रेसी अकाली डायनासोर दे गल च संगल पाउण दियां, एक दूजे दियां लत्तां खिचवाउण दियां, ओ कुर्सी पिछे भज के एक दूजे दियां शिकायतां लाउण दियां। उन्हां दी स्टेजां ते गल्लां लोकां दियां नहीं चलदियां वीरो, क्योंकि लोकां च कदे आए नहीं, वो लोकां च आए नहीं कदे, ते उन्हां नूं लोक पसंद भी नहीं हैगे। पहली गल तां थोड़े नाल हत्थ नहीं मिलाउंदे, जे हत्थ मिल भी जावे किते गलती नाल गड्डी 'च बैठण सार सैनिटाइजर नाल हत्थ धोंदे ने, कहंदे आम लोकां नाल हत्थ मिल गया किते खुरक ना पै जे, खाज खूज ना हो जे, बहुत काम खराब हो जाऊगा, बीमारी ना लग जे कोई चमड़ी दी। ये तुहानूं कीड़े मकोड़े समझदे आ, इन्हां नूं हजे 4-4.25 सालां 'च हजे पता नहीं लग्या कि इन्हां दियां गर्दनां लोकां दे हत्थ 'च ने, इन्हां नूं हजे पता नहीं लग्या। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल पर ईडी ने शिकंजा कस दिया है। ईडी ने मित्तल के 9 ठिकानों पर रेड मारी। 15 अप्रैल की सुबह 7:30 बजे ईडी अशोक मित्तल के घर लवली स्वीट्स, लवली ऑटोज, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और गुरुग्राम समेत अन्य ठिकानों पर ईडी के अधिकारी रेड करने के लिए पहुंचे। करीब 24 घंटे की रेड कर 16 अप्रैल सुबह 7 बजकर ईडी की टीम वापस लौट आई। हालांकि ईडी ने अभी तक जांच के बारे में कोई भी बयान नहीं दिया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ मामला है। ये कार्रवाई करने के बाद पंजाब की सियासत भी गरमाई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच तीखी बयानबाजियां शुरू हुई हैं। अशोक पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं, चांसलर हैं, 2022 में राज्यसभा सांसद बने थे। ईडी की रेड की टाइमिंग बहुत ही अहम मानी जा रही है। पंजाब में इसी साल के अंत में ही विधानसभा का चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इसी वजह से आम आदमी पार्टी इसे चुनाव से जोड़ रही है। पंजाब के खडूर साहिब से सांसद हैं अमृतपाल सिंह। उस पर एनएसए 22 अप्रैल को समाप्त होने वाला है और इससे पहले ही मान सरकार पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गई है। सरकार के जो वकील हैं उन्होंने याचिका दाखिल की है और कहा है कि अमृतपाल की एनएसए की अवधि को समाप्त होने के बाद उसे असम की डिब्रूगढ़ जेल में ही रखा जाए ताकि किसी भी प्रकार की व्यवस्था से बचा जा सके। अगर अमृतपाल को पंजाब वापस लाया गया तो राज्य में कानून की व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। इधर इसी बीच अब अमृतपाल को लेकर सियासत भी गर्मा चुकी है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने सीएम भगवंत मान पर तीखा हमला बोला है। नवजोत कौर ने सीएम मान पर कठपुतली होने के आरोप लगाए और सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, सीएम भगवंत मान आपको किस बात का डर है? आप हमेशा दूसरों के इशारों पर काम करते हैं। कौन है और क्यों? क्या आप उन पर सिखों से नफरत करते हैं जो सिखों और पंजाब के पुनरुद्धार के लिए व्यवस्था के खिलाफ लड़ते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि उनकी क्या गलती है? क्या आप पर्दे के पीछे से उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर वो किसी चीज के दोषी हैं तो उसे व्यवस्था के सामने लाएं। उन्होंने क्या गलत किया है? उधर अकाली दल और बीजेपी ने मान सरकार को आड़े हाथों लिया है। बरनाला के 3 प्राइवेट स्कूल्स, व्यास विद्यालय, आर्यभट्ट विद्यालय और टंडन अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। ईमेल मिलने के बाद पूरे के पूरे इलाके में हड़कंप मचा। सूचना मिलते ही पुलिस के उच्च अधिकारी भारी बल के साथ इन तीनों ही विद्यालयों में पहुंचे, जहां विद्यालय प्रशासन ने सहयोग में सघन तलाशी अभियान शुरू किया गया और प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सभी स्कूलों को खाली कराकर बच्चों को उनको पेरेंट्स के साथ घर भेज दिया था। सभी स्कूलों के कोने कोने की तलाशी ली गई और इस दौरान किसी भी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक नहीं बरामद किया गया।
ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 8:03 ਤੇ ਈਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਕੂਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ YS ਸਕੂਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੰਡਨ ਸਕੂਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਰਿਆ ਭੱਟਾ ਕਾਲਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਈਵਨ ਭਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੌਂਬ ਦੀ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ SSP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਂਟੀ ਸੈਬੋਟਾਜ ਚੈੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਕੂਲਸ ਦਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁਕਸ ਕਾਲ ਹੀ ਇਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਨਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਥਾਣੇ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਟੀਮ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਸੈਬੋਟੇਜ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਔਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੀਮੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਕੇ ਵਿਦਆਊਟ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ हैं उन्होंने सेफ असेंबली पॉइंट पे इकट्ठा करके और प्रॉपर स्कूल में सैनिटाइज किया जा रहा है। मोगा में लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर आशा वर्कर्स का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। बड़ी संख्या में आशा वर्कर्स ने सिविल अस्पताल के बाहर इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। इसके बाद आशा वर्कर्स ने जोगिंदर चौक के पास सड़क पर बैठकर विरोध दर्ज करवाया। प्रदर्शन कर रही आशा वर्कर्स की मांग है कि उनका मासिक वेतन बढ़ाकर 24,000 रुपए किया जाए और इंक्रीमेंट को दोगुना करके काटे गए इंसेंटिव को भी बहाल कर दिया जाए। आशा वर्कर्स ने सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी मांगों को जल्द पूरा न किया गया तो उनका यह आंदोलन और तेज हो जाएगा। 2500 की नगड़ मांग पत्ता वो पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 2500 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਡਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸੀ ਸਾਡੇ ਆਸ਼ਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਟੈਕਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਧਰ ਪਰ ਹੈ 25 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੱਟੇ ਦੇ ਹੱਥੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਬੇਸ 24,000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 2500 ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਸਾਡਾ 2500 ਨੂੰ ਡਬਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਮੰਗ ਹੈ 24,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਆਸ਼ਾ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ बजट पास होया वा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੱਕ नहीं ले रहा जिधर रोज के बच्चा तसे प्रदर्शन। चमोली में सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के कपाट आगामी 23 मई को खुलने जा रहे हैं, जिसके लिए यात्रा मार्ग को सुगम बनाने की कवायद युद्ध स्तर पर शुरू हुई है। इस कड़ी में बुधवार को भारतीय सेना के 16 जाबाज जवानों का पहला दल गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब के लिए रवाना कर दिया गया है। चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर, शून्य से नीचे तापमान और बर्फीली हवाओं से घिरा हेमकुंड साहिब धाम। चमोली में सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब के कपाट 23 मई को खुलने वाले हैं। कपाट खुलने से पहले धाम तक पहुंचने के रास्ते पर जमी बर्फ को हटाना ही सबसे बड़ी चुनौती है। अब भारतीय सेना के इन 16 हिम योद्धाओं ने इस रास्ते को तीर्थ यात्रियों के लिए साफ करने का बीड़ा उठाया है। बुधवार को 9 माउंटेन ब्रिगेड के इन जवानों का पहला दल गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब के लिए रवाना कर दिया गया। यात्रा मार्ग की शुरुआती रैकी करने के बाद ये टीम भारी बर्फबारी से ढके रास्तों को साफ करने का काम शुरू करेगी। परंपरा के अनुसार हर साल भारतीय सेना के सहयोग से हेमकुंड साहिब के मुश्किल रास्तों से बर्फ हटाने का काम किया जाता है। पहले चरण में भेजे गए ये 16 जवान अटलाकुड़ी से बर्फ हटाने की शुरुआत करेंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ये मुख्य धाम तक के रास्ते को तीर्थ यात्रियों के लिए तैयार कर देंगे। कुछ दिनों के बाद 12 और जवानों की दूसरी टुकड़ी भी बर्फ हटाने के लिए भेजी जाएगी। हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने में अब 1 महीने से भी कम समय बचा है। ऐसे में ये जवान पूरी रफ्तार से रास्ते को साफ करने का काम करेंगे। इनकी कोशिश यही है कि हेमकुंड साहिब तक पहुंचने की राह वक्त पर तीर्थ यात्रियों का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाए और यहां आने वाला हर श्रद्धालु पूरी सहूलत के साथ पवित्र गुरुद्वारे में मत्था टेक सके।